Hello students, continuing the same chapter, that is equality in the Indian democracy. Today we will discuss about the equality in Indian democracy. लेकिन उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते कि प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा था कि that India is a democratic country, no doubt. सबको पता है, आप लोगों को भी पता है that India is a democratic country, and we know that equality is the soul of this democracy. जो इक्वालिटी जो है ये डेमोक्रेसी की एक तरह से एक आत्मा है. अगर इक्वालिटी नहीं है तो इसका मतलब डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग है ही नहीं अगर इक्वालिटी नहीं होती है. हमने पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा राइट टू वोट, ठीक है, कि सबके पास वोट करने का अधिकार होना चाहिए. दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. This universal adult franchise is one of the most important feature of the democracy. ठीक है, सबके पास जो है पॉलिटिकल राइट होना चाहिए कि उन सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी. हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ पॉवर्टी की वजह से हम देखते हैं, जैसे हमने कांता देवी का एक एग्जाम्पल देखा था, उसके अंदर कांता देवी की जो लाइफ थी हमने देखा था उसका वर्किंग और लिविंग कंडीशन जो है और लोगों से बहुत ही अलग था. कहने का मतलब जो वेल ऑफ जो पैसे वाले लोग थे उनसे काफी अलग था. लेकिन सिर्फ अपार्ट फ्रॉम पॉवर्टी हम और भी बहुत सारे स्फीयर्स देखते हैं हमारी लाइफ के अंदर, इंडिया के अंदर, जहां पर इनइक्वालिटी प्रिवेल, जहां पर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी देखी जाती है. उसके लिए हमने दो एग्जाम्पल्स दिए थे. ओम प्रकाश वाल्मीकि का देखा था जहां पर बचपन से वो मतलब बिकॉज दे बॉर्न इन अ दलित फैमिली, उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन को फेस करा. वो एक छोटी सी उम्र में उनसे बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, उनकी कास्ट की वजह से उनसे स्कूल के अंदर झाड़ू लगवाया गया. ये तो एक एग्जाम्पल दिया गया था. इसके अलावा भी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को फेस किया था. तो दैट इनइक्वालिटी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? इट वॉज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम. सेकेंड हमने एग्जाम्पल लिया था मिस्टर एंड मिसेस अंसारी का. ठीक है, उनको इनइक्वालिटी या फिर मैं बोलूं डिस्क्रिमिनेशन का क्यों फेस करना पड़ा? क्योंकि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, क्योंकि वो एक डिफरेंट रिलीजियन को बिलोंग करते थे. ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे मिलेंगे वहां जहां पर पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली, जहां पर लोगों को बराबरी के अधिकार नहीं दिए जाते या बराबर से उनको ट्रीट नहीं किया जाता. कुछ को सुपीरियर माना जाता है, कुछ को इंफीरियर माना जाता है. वो कोई भी रीजन हो सकता है आप डिफरेंट कास्ट को बिलोंग कर रहे हो सकता है आप डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग कर रहे हो या डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो, या फिर आप एक आदमी हो या एक औरत हो. आपका अगर जेंडर डिफरेंट है तो भी हो सकता है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए और यू आर ट्रीटेड अनइक्वली. ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि कभी भी जब भी किसी भी लोगों को या किन्हीं भी लोगों को हम इक्वली ट्रीट नहीं करते, इन दैट केस देयर डिग्निटी इज वायलेटेड. उनकी जो गरिमा है, उनका जो आत्मसम्मान है, उसको ठेस पहुंचती है जब आप किसी को इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं. नाउ वी कम टू आवर कंट्री कि दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस इक्वालिटी के बारे में क्या कहता है? इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर किसी पर्सन को, टू एवरी पीपल, हर किसी को वो क्या मानता है? इक्वल मानता है. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप सबको पता होगा. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न. इन अ सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, ये एक ऐसा सेट है रूल्स एंड रेगुलेशंस का जिसके अकॉर्डिंग देश को चलाया जाता है. ये जो हमारा सेट है रूल्स एंड रेगुलेशंस का जिसके अकॉर्डिंग देश को चलाना है, गवर्नमेंट जिसके अकॉर्डिंग चलेगी, सब होगा. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, यही कॉन्स्टिट्यूशन क्या मानता है कि हर एक सिटीजन जो है हमारी कंट्री का क्या है? इक्वल है. इसका सीधा सा मतलब ये हो गया, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग कर रहा हो, कास्ट को बिलोंग कर रहा हो, रेस को बिलोंग कर रहा हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ऑल आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल. सबको क्या माना जाएगा? इक्वल माना जाएगा. इसका मतलब तो ये हो गया कि इक्वालिटी एग्जिस्ट इन इंडिया, सिर्फ इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, देयर इज नो इनइक्वालिटी इन आवर कंट्री. लेकिन ऐसा नहीं है.
ये होने के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मानता है कि हर कोई इक्वल है, बट स्टिल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, फिर भी हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आवर कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको क्या मानता है, वो इक्वल मानता है। ठीक है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नहीं था, जब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे या ब्रिटिशर्स से पहले की अगर मैं बात करूं, अर्लियर नो लॉज एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। प्रायर टू द लॉज जब कोई लॉज नहीं बने थे, आज तो देयर आर सेवरल लॉज विच प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब कोई लॉज ऐसे नहीं थे जो कि लोगों को प्रोटेक्ट करे। किससे प्रोटेक्ट करे? पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट, जहां पर उनके साथ भेदभाव हो या उनके साथ बुरा बर्ताव हो, उसको रोकने के लिए अर्लियर देयर वर नो सच लॉज, ऐसे कोई लॉज नहीं थे। बट नाउ देयर आर सेवरल लॉज, आज बहुत सारे ऐसे लॉज हैं दैट वर्क to see that people are treated with dignity and as equal। आज ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो कि लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करते हैं? प्रोटेक्ट दैट, वो एक इस तरह से काम करते हैं कि वो ये देखते हैं कि पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी, सबको आत्मसम्मान के साथ, उनके साथ डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए, एंड एज इक्वल, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे लॉज हैं। पहले मैंने बताया कि पहले ऐसे कोई लॉज नहीं थे जो लोगों के जो इक्वालिटी राइट है, क्योंकि अगर इक्वालिटी हम देखे जाए तो हम बोले कि इट्स नेचुरल राइट, हर किसी का अधिकार है कि उसको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन समाज में, सोसाइटी में ऐसा नहीं है। तो पहले अगर हम बोलें कि प्रायर टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, उससे पहले ऐसे कोई लॉज नहीं थे जो कि लोगों को उनको अधिकार दिलाए कि हाँ दे आर ट्रीटेड इक्वली। लेकिन हाँ, अब जो है देयर आर सेवरल लॉज जो कि इस तरह से काम करते हैं टू सी, ये देखने के लिए दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल, सभी लोगों को अच्छे से इक्वली ट्रीट करा जाए विद डिग्निटी, उनकी आत्मसम्मान के साथ। ठीक है, नाउ अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि हमें इक्वलिटी प्रोवाइड करते हैं? जैसे कि फर्स्ट प्रोविजन क्या लिखा हुआ है? एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। बेटा, इट इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोला जा रहा है, नहीं, इट इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशली राइट टू इक्वालिटी जो है उसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो प्रोविजन टू इंश्योर इक्वालिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन से प्रावधान है, मतलब कौन कौन से प्रोविजंस हैं? जैसे पहला क्या है? एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। इट मीन्स सब लोग जो हैं, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, सब लोग जो हैं कानून के सामने क्या है? बराबर हैं। चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कांता देवी ही क्यों ना हो, कानून की नजर में सब क्या होंगे? बराबर होगा। कानून सबकी तरफ एक जैसे ही काम करेगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के खिलाफ कोई केस चल रहा है, आपने सुना होगा, जैसे कोई गलत काम करता है तो केस हो जाता है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है तो लोग केस करते हैं कि उसने मेरी प्रॉपर्टी हड़प कर ली, ऐसे कुछ। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर कोई भी केस होता है, अगर कांता देवी का कोई केस है तो वो भी कोर्ट में जाएगा, अगर प्रेसिडेंट का कोई केस है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या कोर्ट के अंदर जाएगा। ठीक है, दोनों को लॉ के सामने, लॉ के अकॉर्डिंग काम करना होगा, सारे पेपर्स वगैरह फाइल करने होंगे, अपना अपना वकील रखना होगा, तो सारा प्रोसीजर वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। इवन द गवर्नमेंट इज नॉट अबव द लॉ। कानून के सामने ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का जो मन में आए वो करे, नहीं, देयर इज नो वन अबव दिस लॉ। लॉ से ऊपर कोई नहीं है। हर किसी को जो है कंट्री का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जाएगा। सो एवरी पर्सन इज
इक्वल बिफोर द लॉ। आपको मतलब समझ में आ गया होगा व्हाट डज इट मीन, कि मतलब कंट्री का जो लॉ है, हमारी लैंड का जो लॉ है, कंट्री का जो लॉ है, उसके अकॉर्डिंग सबको ट्रीट करा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सुपीरियर है एंड ही इज अबव द लॉ, वो कानून से ऊपर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकेंड, no person can be discriminated on the basis of the religion, race, caste, place of birth, etc. आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे on the basis of their रिलीजियन, जैसे कि मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ हुआ। तो आप धर्म के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो रेस हो, चाहे कास्ट हो, प्लेस ऑफ बर्थ। मेरा जन्म तो राजस्थान में हुआ है और उसका जन्म तमिलनाडु में हुआ है, इस आधार पर हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हमने कहाँ जन्म लिया है, या फिर मैं पाकिस्तान में जन्मी हूं या किसी और कंट्री में जन्मी हूं, बट आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मेरे बर्थ प्लेस को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आपके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट्स, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज ईच पर्सन हैज द परमिशन टू यूज ऑल पब्लिक प्लेसेस, मतलब हर किसी को पब्लिक प्लेस एक्सेस करने का, उसको यूज करने का पूरा पूरा अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल होटल्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, शॉप्स है, बाथिंग घाट्स है, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हैं, मतलब आपको कोई भी जो पब्लिक प्लेसेस जो हैं उनको एक्सेस करने का पूरा पूरा अधिकार है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था, जो लोअर कास्ट के लोग जो थे, शेड्यूल कास्ट जिसको आज बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे उनको कॉमन वेल जो होता था, कॉमन वेल मतलब जिससे सब लोग पानी निकालकर और यूज करते थे, पीते थे, उस कुएं को उनको छूने का अधिकार नहीं था, मतलब उस कुएं से उन लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। अगर ऐसा माना जाता था अगर उन्होंने कुएं से पानी निकाला है तो मतलब कुएं का पानी क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया है, ठीक है ना, गंदा हो गया है, वो बाकी लोगों, तो उन लोगों को जो कॉमन वेल होता था उसको यूज नहीं करने दिया जाता था, उनको टेम्पल्स में एंटर नहीं करने दिया जाता था, बाथिंग घाट जो होते थे, कॉमन होते थे, वहां पर उनको तो इसका मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और प्रोविजन है इक्वालिटी का कि एवरी पर्सन हैज परमिशन, हर किसी के पास परमिशन है टू यूज ऑल पब्लिक प्लेसेस लाइक होटल्स, प्लेग्राउंड, शॉप एक्सेट्रा, टेम्पल्स हैं, बाथिंग घाट्स हैं, वेल हैं, कॉमन वेल है, इन सारे पब्लिक प्लेसेस को यूज करने का सबको अधिकार है। एंड द फोर्थ वन इज द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हमने पूरी तरह से छुआछूत को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। आप देखिए पहले बहुत सारे लोगों के साथ छुआछूत, जैसे कि मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि का एग्जाम्पल बताया था, उनको क्लास में दूसरे बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जा रहा था। क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा था? क्योंकि वो एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अगर वो दूसरे बच्चों के साथ बैठेंगे तो जो बाकी अपर कास्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, वो अपवित्र हो जाएंगे। तो ये क्या था, दिस वॉज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अब हमारे यहाँ पर कानून बना दिए गए हैं कि अगर आप अनटचेबिलिटी को अभी भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या मिल सकती है, कानून आपको क्या कर सकता है, पनिशमेंट दे सकता है। नाउ देयर इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अब कोई जो ये अनटचेबिलिटी है उसको कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा। इट इज अबॉलिश्ड बाय थ्रू लीगल प्रोसेस, मतलब लीगली इसको क्या कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है। नाउ हम देखते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट क्या काम कर रही है इक्वालिटी को लाने के लिए? भाई सरकार का भी तो ये दायित्व बनता है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स को सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करे। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी, ठीक है। गवर्नमेंट जो है हमें इक्वालिटी प्रोवाइड करने की पूरी, इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश कर रही है, विच इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें इक्वालिटी दी है उसको गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करवाने के लिए क्या करे? भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया कि सब लोग क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से क्या सब लोग मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो यहां पर
किसका दायित्व बनता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इक्वालिटी को प्रैक्टिस किया जाए, सब लोग जो है इक्वल कंसीडर किए जाने चाहिए, ऑल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गवर्नमेंट की। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो गवर्नमेंट जो है यहां पर इक्वालिटी को इंप्लीमेंट करने के दो तरह से कोशिश कर रही है, फर्स्ट थ्रू लॉज एंड सेकेंड थ्रू द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए हैं जिसके थ्रू हम इक्वालिटी को इंप्लीमेंट करते हैं, और सेकंड गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू हम इक्वालिटी को इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि पहला, सेवरल लॉज दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन्स राइट टू गेट ट्रीटेड इक्वली। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि हम लोगों को हमारा जो अधिकार है इक्वली ट्रीटमेंट का, मेरा भी अधिकार है कि आई शुड गेट इक्वली ट्रीटेड, कि मेरे को इक्वली ट्रीट करा जाए, आपका भी ये अधिकार है। तो हम सब लोगों का ये जो अधिकार है, कौन सा अधिकार, राइट टू गेट ट्रीटेड इक्वली, राइट टू गेट ट्रीटेड इक्वली। आपका भी ये अधिकार है, मेरा भी ये अधिकार है कि हम लोगों को इक्वली ट्रीट करा जाए। इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे लॉज। ठीक है, ये लॉज जो हैं वो यही प्रोटेक्ट करते हैं कि हर किसी का ये जो अधिकार है राइट टू गेट ट्रीटेड इक्वली, इसको प्रोटेक्ट करा जाए, कोई इसको वायलेट ना करे। ठीक है, सेकंड, सेवरल स्कीम्स टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल। बहुत सारे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ द कम्युनिटीज एंड द इंडिविजुअल्स who have been treated unequally for several centuries। सरकार बहुत सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स ऐसे भी लॉन्च कर रही है जिससे लोगों की जिंदगी है वो इम्प्रूव हो, कम्युनिटीज जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, उनकी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, किन लोगों की बात कर रहे हैं हम, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बहुत सेवरल सेंचुरीज के साथ से जिनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट जिनको नहीं मिल रहा है। इसी में से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप दैट गवर्नमेंट लॉन्च, जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है टू ब्रिंग इक्वालिटी, दैट इज द मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील जो है ये एक स्कीम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है जो कि एक इक्वालिटी, बहुत इक्वालिटी मतलब इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करे। इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स है। देखिए, मिड डे मील आपको भी पता होगा, मैं और बता देती हूँ। मिड डे जो मील जो है, इट इज अ स्कीम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स, मतलब जो गवर्नमेंट की जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो छोटी क्लासेस होती हैं, उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट करा गया। जैसे कि हम मान लीजिए क्लास 8 तक, ठीक है, क्लास 8 तक के बच्चों को ये, उन लोगों के लिए ये स्कीम है। यहाँ पर क्या करा जाता है, बच्चों को कुक्ड लंच, पका हुआ भोजन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। कौन से स्टेट के अंदर सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट करा गया, इसको तमिलनाडु के अंदर सबसे पहले इंप्लीमेंट करा गया, और उसके बाद में 2001 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर सारे जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट को इस स्कीम को लॉन्च करना है। देखिए, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या देखे गए, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स ये देखे गए कि बच्चे जो हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको भोजन दिया जाता है, खाना दिया जाता है, दोपहर का खाना दिया जाता है, जिससे बच्चे अट्रैक्ट हुए और बहुत सारे लोगों ने एनरोलमेंट करवाना शुरू कर दिया, मतलब बच्चों ने एडमिशन करवाना शुरू कर दिया। मतलब Here we have seen that there is increase in the enrollment, admissions के अंदर काफी बढ़ोतरी हुई। साथ ही साथ बच्चे जो हैं, एनरोलमेंट तो है लेकिन साथ ही साथ पहले क्या होता था, बच्चे खाना खाने के लिए घर जाते थे दोपहर में और वापस लौटकर स्कूल आते ही नहीं थे। अब बच्चों को यहीं पर क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है। पहले क्या होता था, बहुत सारे गरीब बच्चे क्या होते थे, स्कूल आते थे और उनमें से ऐसे बच्चे आते थे जो भूखे पेट आते थे, जिनका खाली पेट पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था। अब उनको वहां पर खाना मिल रहा है, उनकी भूख मिट रही है, ठीक है, और उनको एक अच्छा न्यूट्रिटिव फूड भी मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सारे कास्ट के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये जो अनटचेबिलिटी और ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और बहुत सी जगह पर तो ये भी देखा गया कि ये मिड डे मील जो खाना बनाते हैं, जो औरतों को एम्प्लॉय किया जाता है, वो भी कौन होती है, दलित होती है। तो यहाँ पर जब खाना खाते हैं, कोई नहीं सोचता कि किसने खाना बनाया है, कौन हमारे साथ बैठा है,
कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्या इंप्लीमेंट, मतलब एक सोच जा रही है कि वी ऑल आर इक्वल। बच्चों के अंदर देखिए, बच्चों के अंदर ये फीलिंग है दैट वी आर ऑल इक्वल। इससे पहले देखिए जब हम ओम प्रकाश वाल्मीकि वाला एग्जांपल लिया था, जहां पर दूसरे बच्चों के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि एक तरह का मजाक बने हुए थे। दूसरे बच्चे जहां पर क्लास में बैठकर पढ़ रहे थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि से झाड़ू लगवाया जा रहा था स्कूल का। तो आप देखिए, लेकिन यहाँ पर सारे बच्चे, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग क्या है, इक्वल हैं। इसके लिए जो खाना बनाने वाले जो औरतें हैं वो भी बहुत सारी जो है दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी, ये जो एक स्कीम लॉन्च करी गई है गवर्नमेंट के थ्रू, आप देखिए इसके बहुत सारे एडवांटेज है। इक्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ बच्चों को, गरीब बच्चों को क्या दिया जा रहा है, भोजन भी मिल रहा है, उनको खाने के लिए भी मिल रहा है। इससे पहले दोपहर में बहुत सी बार बच्चे घर जाएंगे खाना खाने के लिए, घर जाएंगे तो इनकी मदर जो होती थी वो दूसरी जगह पर जो काम करती थी, उनको वो काम छोड़कर वापस घर आना पड़ता था कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए जाना है। अब उन औरतों को भी वापस नहीं आना पड़ता था घर, क्योंकि उनको पता था कि बच्चा स्कूल गया है और स्कूल के अंदर ही खाना खा लेगा। तो हमने इस तरह से देखा कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है इक्वालिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो हमने देखा गवर्नमेंट जो है बहुत सारे लॉज बना रही है और बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स लॉन्च कर रही है टू इंश्योर द equality among all the people of the country. So I think this is sufficient for today. We will discuss later in the next lecture. Thank you.